अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, क्लास 4th की आपकी एसएसटी की बुक है। किस क्लास की है? क्लास 4th की। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको एनुअल का सिलेबस बता देते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे इसका कंटेंट ओपन कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हमने पिछली बार जब आपको चैप्टर पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि एनुअल का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो यहाँ देख लिए हमने एनुअल में आपको 4 चैप्टर बताए थे। कितने? 4। 13, 14, 15, 16। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16। ये 4 चैप्टर मैंने आपसे कहे थे कि आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे और आपने ये टिक भी लगाए होंगे उस दिन, क्योंकि मैंने लगवा दिए थे। जिसमें से हमने चैप्टर नंबर 13 पार्ट 13 में कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी। फिर चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था हमने, कम्युनिकेशन मेड ईजियर, पार्ट नंबर 14 में पढ़ा था हमने ये। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 15, अवर गोल्स राइट्स एंड ड्यूटीज़, पार्ट नंबर 15 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 91 है, तो पेज नंबर 91 ओपन कर लेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 91 स्टार्ट कर लिए आप सभी लोग, जल्दी से ओपन कर लिए। और यहाँ देखिए हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है हमारा पेज नंबर 91। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? आवर गोल्स राइट एंड ड्यूटीज़। हमारा मकसद, हमारा गोल, हमारा हक, हमारा राइट और हमारी ड्यूटीज़ और हमारा कर्तव्य, हमारा काम। ठीक है, चैप्टर का नाम आवर गोल्स राइट एंड ड्यूटीज़, चैप्टर नंबर 15। और पार्ट कौन सा है? पार्ट है 15। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पार्ट 15 लिख देंगे। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर पार्ट नंबर 15 मेंशन कर दिए। फिर यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा किस दिन की, जिस दिन ये वीडियो पार्ट नंबर 15 की यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आपको तारीख लिखनी है। ठीक है, मतलब जिस दिन यूट्यूब पर आएगी ये वीडियो उस दिन जो तारीख होगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिख देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। हम सभी को पता है कि इंडिया जो है कब फ्री कंट्री कब बना था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 1947 में हमारा इंडिया जो है आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त के दिन फ्री हो गया था। किससे? अंग्रेज़ों से। ठीक है, उससे पहले कौन था? 1947 से पहले यहाँ पर अंग्रेज़ थे जो वो लोग हम लोगों पर क्या कर रहे थे? हुकूमत कर रहे थे, राज कर रहे थे। ठीक है, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और इंडिया क्या है? इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है? मतलब हर किसी को बराबर का हक दिया जाएगा, सारे राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री में कहा क्या गया है यहाँ पर अभी बताएंगे हम। ठीक है, दिस मीन्स दैट पीपल चूज देयर ओन गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो है लोग बाग जो होते हैं वो अपनी खुद की गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, ना कि कोई इंसान आता है और कहता है कि मैं राजा हूँ और मैं ही राजा हूँ, मैं हुकूमत करूँगा। ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे कहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं जिसमें लोग बाग खुद अपनी गवर्नमेंट चूज़ करें, अपना नेता चूज़ करें। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना नेता खुद चूज़ करते हैं। हम डिसाइड करते हैं कौन नेता बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ठीक है, कौन गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन डी हर कुछ हम ही डिसाइड करते हैं। हम ही वोट देते हैं, तब पता चलता है कौन जीता है कौन हारा है। उससे हम पता करते हैं कि कौन गवर्नमेंट चलाएगा, कौन बनेगा। तो ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आया आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री रन्स। ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से एक कंट्री चलती है। ठीक है, मतलब कुछ कानून है, ये एक सिस्टम है कानूनों का जिसमें कानून लिखा हुआ है, प्रिंसिपल लिखा हुआ है, जिसके हिसाब से हमें कंट्री चलानी है और चलानी पड़ती है। Our constitution was formed according to the principles of secularism and socialism। हमारा जो प्रिंसिपल बनाया गया था वो किस बेसिस पर बनाया गया था? सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के बेसिस पर बनाया गया था। मतलब सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के बेसिस पर बनाया गया था हमारा प्रिंसिपल। फिर यहाँ पर हमारा प्रेम्बल दिया हुआ है। द प्रेम्बल इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल किसे कहते हैं? प्रेम्बल कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। प्रेम्बल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंट्रोडक्शन होता है जिसमें बताया जाता है कि प्रेम्बल में कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या चीज़ें एडेड हैं। तो उसका वो एक तरह का ये समझ लीजिए इंट्रोडक्शन है। इट स्टेट्स द एम एंड पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रेम्बल के अंदर जो मकसद होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एम होता है, वो चीज़ें वो बताता है। इट स्टेट द एम्स एंड पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करता है ये? कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस है, जो एम है, वो बताता है ये। द प्रेम्बल ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेम्बल क्या है? यहाँ पर देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। क्या मतलब? ये कहना चाह रहे हैं हमने इंडिया को, हम जो इंडिया के लोग हैं, हम जो है पूरे अपने अंतर आत्मा से या जो भी अपने बॉडी से या दिमाग से, दिलो दिमाग से क्या मानते हैं? इंडिया को एक सॉवरेन कंट्री, एक सोशलिस्ट कंट्री और एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री मानते हैं और सभी सिटीजन्स को सिक्योर करते हैं, सभी को बताते हैं।
ठीक है, रिपब्लिक मतलब आज़ाद, ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, इसके अलग अलग यहाँ पर मायने हैं, अभी सबके बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक मतलब आज़ाद, डेमोक्रेटिक मतलब जो अपने खुद की गवर्नमेंट चुन सके, सेकुलर मतलब, और सोशलिस्ट मतलब, और सॉवरेन मतलब, यहाँ पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए यहाँ हमारा सोशलिस्ट है, सेकुलरिस्ट है, इसका यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया है, हम अच्छे से अभी एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद अगली लाइन पर ये जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। क्या हर किसी को हक है, सोशली हो चाहे इकोनॉमिक अगर बात करें या पॉलिटिकल बात करें, ठीक है, उसके लिबर्टी ऑफ थॉट है, उसके पास वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है। उसका बिलीफ क्या है, उसका फेथ क्या है, उसकी वर्शिप किस पर करता है, वो किसकी पूजा करता है, किस पर भरोसा करता है, किस पर बिलीव करता है। इक्वलिटी की बात करें, सबका इक्वल है स्टेटस, ये बताया जाए है, मतलब हर कोई इंसान जितने भी हैं इंडिया के अंदर वो सब बराबर हैं, ठीक है। पैसे के मामले में अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो वो अमीर है या उसे कुछ अलग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, या दूसरा है तो उसे फैसिलिटीज़ कम मिलेंगी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, हर कोई बराबर है। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी सबको बराबर प्रोवाइड की जाएगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग, क्या, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्या, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, और उनके बीच में प्रमोट करने के लिए सारे फ्रेटर्निटी, हमें ये अश्योर करना चाहिए, क्या, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक की डिग्निटी को अश्योर करना चाहिए। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और जो हमारा नेशन है उसकी इंटीग्रिटी और यूनिटी के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, हमारा प्रेमबिल बताता है। इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी 26 मतलब 26 नवंबर 1949, डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 26 डे यानी 26 डे ऑफ नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को हमें जो है अडॉप्ट कर लिया गया और अपना जो है अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया ये वाला। द प्रेम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज एम्फेसिस ऑन 3 गोल्स, और जो हमारा प्रेम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो 3 गोल्स बताता है। कौन कौन से, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट, ठीक है, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट। अब इन तीनों का मायने क्या है यहाँ पर देखेंगे। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो चलिए यहाँ पहला पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या है हमारा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लेते हैं। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। ये उस तरह की गवर्नमेंट होती है जो कि लोगों ने उसे इलेक्ट किया हो, लोगों ने जिसे चुना हो, ठीक है, जो कि लोगों के ज़रिए आई हो, ऐसी गवर्नमेंट जिसे लोगों ने चुना हो, ठीक है, वहाँ की जो पब्लिक है उन्होंने चुना हो। ऑल सिटीजन्स हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट। राइट के बाद आगे वोट है, मतलब जितने भी सिटीजन्स, जितने भी लोग, जैसे कि अब इंडिया के हैं हम लोग, तो हम इंडियन सिटीज़न हो गए, ठीक है, इंडिया के वासी हो गए। तो हम लोग अगर 18 साल के हो जाते हैं तो हमारे पास क्या हक होता है कि हम वोट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, हैव द राइट टू वोट, मतलब अगर आप 18 साल के हो गए तो आप वोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा एक लॉ है जिसमें हर इंसान अगर वो 18 साल का है या 18 साल से बड़ा है तो वो वोट कर सकता है, ठीक है, मतलब अपना गवर्नमेंट चूज़ कर सकती है, वो अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने में पूरा पार्ट ले सकती है। द कैंडिडेट्स हु विन इन द इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक लॉ फॉर द कंट्री, और जो कैंडिडेट जो जीतेगा इलेक्शन में वो जो है गवर्नमेंट बनाएगा और वही बाद में कानून बनाएगा, ठीक है, कंट्री के लिए। सोशलिस्ट किसे कहते हैं, सोशलिस्ट मीन्स दैट ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सभी पीपल जो है, सारे लोग जो है, वो लोग क्या है, उन सभी के पास बराबर का हक है, ठीक है, सभी के पास बराबर का हक है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके बेसिस पर, गरीबी या अमीरी के बेसिस पर, कि कोई अमीर है कोई गरीब है तो उसके गरीब को हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, भेदभाव कर रहे हैं उसके साथ, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और जितने भी लोग हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ये हमारा क्या कहलाता है, सोशलिस्ट कहलाता है। हमने यहाँ पर कहा था ना, इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, यहाँ पर अभी हमने कहा है सोशलिस्ट यानी सोशलिज्म, ठीक है, इसे हम कहते हैं सोशलिस्ट। हमारा इंडिया क्या है, सोशलिस्ट कंट्री है जिसमें हर किसी को बराबर का हक दिया गया है। फिर आया सेकुलरिज्म। सेकुलर क्या होता है, सेकुलर भी वर्ड यूज़ हुआ था। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री का मतलब क्या होता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सम प्रिंसिपल्स इन दिस रिगार्ड। इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है और इस रिगार्ड में, इस बात को रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ प्रिंसिपल, उसने कुछ कानून बनाए हैं। क्या, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी सिटीजन इज़ फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और कस्टम्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसके हिसाब से जितने भी सिटीज़न हैं वो उन्हें इजाज़त है कि वो किसी भी रिलीजन
रिलीजन या किसी भी कस्टम को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, उनका मज़हब है, कोई सा भी मज़हब माने, कोई सा भी मज़हब फॉलो करें। ये क्या है, हम सेकुलरिस्ट के हिसाब से बताया जाता है कि इंडिया जो है सेकुलर कंट्री, मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो कि अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, अलग अलग मज़हब के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग कलर के हैं। तो अलग अलग फेथ के हिसाब से, अलग अलग बिलीफ के हिसाब से वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी कस्टम को मान सकते हैं। ये क्या कहलाता है, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, आई मीन सेकुलर कंट्री। तो ये हमारे सेकुलरिज्म के अंदर आता है। सेकुलरिज्म में क्या बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया गया है, इंडिया के अंदर जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये बताया है, उसने ये कहा है कि जितने भी लोग हैं वो फ्री हैं, कोई सा भी मज़हब, कोई सी भी रिलीजन कस्टम वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एज एन इंडियन सिटीज़न इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वन शुड रिस्पेक्ट दैट अदर रिलीजन्स ऑल्सो। और जैसे कि एक इंडियन सिटीज़न होने के हिसाब से आपको ये एक्सपेक्ट होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको जो है दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने ही मज़हब की, अपने ही रिलीजन की इज़्ज़त कर रहे हैं, आपको दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। ये क्या कहलाता है, हमारा सेकुलरिज्म। ठीक है, फिर आया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन सर्टेन राइट्स टू एवरी सिटीज़न। ये कह रहे हैं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो है कुछ राइट्स दिए हैं हर सिटीजन्स को, कुछ हक दिए हैं। और वो हक क्या क्या है बच्चों, दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। और वही सारे जो राइट्स दिए हैं सारे सिटीजन्स को, इसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, और उसमें से कुछ यहाँ पर आपको बताए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यहाँ पर कुछ डिस्कस किया गया है। वो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए, फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, सिक्स है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मतलब ऑल द सिटीजन आर इक्वल इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड स्टेटस। राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये है कि सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, वो इक्वल हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। चाहे हम कास्ट की बात करें, रिलीजन की बात करें या स्टेटस की बात करें, उसके बजाय वो तब भी वो आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई काला है या कोई गोरा है तो गोरे को कह दिया कि तुम इस स्कूल में बैठ जाओ, तुम ऊपर बैठ जाओ, तो नीचे बैठ जाओ। पहले ऐसा होता था। ठीक है, पहले ऐसा बाहर हुआ है कंट्रीज़ में कि जो ब्लैक पीपल होते थे उन लोगों को इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी। ठीक है, यहाँ तक कि अगर वो बस में बैठे हुए हैं और कोई गोरा इंसान आके खड़ा हो गया तो उन्हें उठना पड़ता था, उन्हें जगह देनी पड़ती थी। तो इस तरह से पहले एक्सप्लॉयटेशन था, कलर के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर और रिलीजन के बेसिस पर क्या होता था, लोग उन्हें अब नीचे समझते थे। ठीक है, अब मान लो कोई रिलीजन है, वहाँ मान लो कहीं पर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्रिश्चियन ज़्यादा है। ठीक है, मैं किसी देश की बात कर रहा हूँ या किसी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पर क्रिश्चियन ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे हिंदूज़ कम है या मुस्लिम कम है, तो हम उन लोगों को दबाएंगे नहीं, सब बराबर है। हमारे इंडिया के अंदर सब बराबर है, चाहे अगर एक ही क्रिश्चियन क्यों नहीं हो, मगर हम उसे ये नहीं कह सकते कि तुम क्रिश्चियन हो, या उसे कोई फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, सभी बराबर है। ठीक है, सभी को बराबर का हक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी स्टेटस का हो। ठीक है, चाहे प्रोफेसर हो या चाहे कोई गुलाम हो, कोई नौकर हो, सबको हमें बराबर का हक देना है। सेकेंड, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब हर किसी को आज़ादी है। ठीक है, अब वो कैसी आज़ादी है, यहाँ पर देखिए, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज़ और आइडियाज़। हर सिटीज़न के पास ये हक है, ये राइट है कि वो अपने व्यूज़ और एक्सप्रेशंस को क्या कर सकता है, अपने आइडियाज़ को क्या कर सकता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है। इसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि आपको हमें आज़ादी दे दी हमें तो हम जाके कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, इधर उधर नहीं। राइट टू फ्रीडम के अंदर ये बस बताया गया है कि हर कोई अपने आइडियाज़, व्यूज़ को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। बस राइट टू फ्रीडम का मतलब ये है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कहीं अगर कोई आपको एक्सप्लॉयट कर रहा है, परेशान कर रहा है, किसी भी तरीके से आपको धोखा दे रहा है या आपको परेशान कर रहा है या तंग कर रहा है, ठीक है, या आपके लॉ या आपके जो राइट्स हैं वो आपसे छीने जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो यही कह रहे हैं, इट मीन्स दैट नो वन हैज़ द राइट टू एक्सप्लॉइट अदर। इसका मतलब ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब कि कोई एक इंसान जो है दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरे को परेशान नहीं कर सकता, दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब वही है कि हर कोई अपने हिसाब से अपना मज़हब फॉलो कर सकता है। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन एंड विजिट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है कि हर सिटीज़न जो है इंडिया के हमारे, उसके पास ये हक है कि वो कोई सा भी एनी रिलीजन और कोई सा भी
एनी रिलीजन मतलब कोई सा भी मज़हब फॉलो कर सकता है, एंड विजिट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और कोई सी भी जगह जा सकता है वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है, या प्रेयर करने के लिए। कैसी भी अगर वो अपनी वर्शिप कर रहा है तो वो चर्च जाए या मंदिर जाए या मस्जिद जाए या दरगाह जाए, कहीं पर जाए वो जा सकता है, क्योंकि इंडिया इज़ अ फ्रीडम, इंडिया इज़ फ्री, क्या है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से हर रिलीजन को ये हक है कि वो अपने हिसाब से पूजा पाठ, जो भी नमाज, जो भी करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। और उसकी मर्ज़ी, वो मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, उसका बिलीफ है, वो उसका भरोसा है। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन मतलब एवरी सिटीजन कैन टेक स्टेप्स टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। ये कह रहे हैं हर कोई, जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, जो भी इंसान है, वो स्टेप्स उठा सकता है, ले सकता है, किस लिए, टू प्रिजर्व देयर कल्चर, अपने कल्चर को बचाने के लिए और अपने एजुकेशनल राइट्स को बचाने के लिए। हर किसी के पास हक है, हर इंसान के पास ये हक दिया गया है कि वो पढ़ सके और अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, यानी बचाए रखे। फिर 6 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब क्या है, आवर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड और टेकन अवे। ये कह रहे हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब ये है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जितने भी सारे हक हैं, ये अभी तक मैंने जो 5 बताए, ये 5 जितने हक हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें ये छठा ये बता रहा है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब क्या है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमें रोक नहीं, हम पर किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगा दे या हमसे कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन ले, ठीक है। इसके लिए भी एक राइट बना दिया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि अगर कोई आपका हक छीनता है या आपके हकों को दूर ले जाता है, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, अगर आपसे कोई ये छीनता है या आपको ये पूरे नहीं करने देता है, तो आपके पास एक और कानून है, एक और हक है, क्या है वो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मतलब आप अपने हक की मांग कर सकते हैं कि हमारे फ्रीडम्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमसे छीने गए हैं, हमें वो दिए नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए एक और फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आप इसके मुताबिक, इसके हिसाब से आप जो है, आपसे कोई भी आपका हक नहीं छीन सकता, आपके कोई भी क्या है फंडामेंटल राइट्स आपसे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। फिर आया फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या, अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं, इट हैज़ गिवन अ सेट ऑफ ड्यूटीज़, उसने कुछ सेट ऑफ ड्यूटीज़ भी दी हैं, हमें कुछ काम भी दिए हैं, ऑल्सो विच ऑल ऑफ अस हैव टू परफॉर्म, जो कि हमें वो भी परफॉर्म करने चाहिए, हमें वो भी करने चाहिए और करने चाहिए। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और वो सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहलाती हैं। क्या, कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे हमें किसने दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिए हैं, हमें कुछ काम दिए हैं जो कि हमें करने चाहिए। उसमें से कुछ यहाँ पर दिए हैं, हमारे काम क्या क्या हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कहा है, हम उसके हिसाब से हमें कुछ काम दिए गए हैं। वो कौन कौन से काम हैं, फॉलो द आइडियल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले जो आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं उसे हमें फॉलो करना है, ठीक है, ये हमारा काम। उसके बाद रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, दूसरा काम हमारा क्या है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। नेशनल फ्लैग क्या है, हमारा तिरंगा जो है, ठीक है, हमारा जो नेशनल झंडा जो है हमारा भारत का, ठीक है। नेशनल एंथम हमारा जो है, हमारा नेशनल सॉन्ग जो है, नेशनल एंथम, ठीक है, आई मीन नेशनल एंथम। उसके बाद वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री की यूनिटी के लिए काम करना चाहिए। एक दूसरा तीसरा काम हमारा ये हो गया, मतलब हमारी कंट्री की एकता के लिए हमें काम करना चाहिए, ना कि हमें आपस में लड़वाएं, ना कि अलग करें। हमें चाहिए कि हम अपने कंट्री के लोगों को मिलाकर रखें, हमें उनकी यूनिटी के लिए काम करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए 92 से पेज नंबर 93 पर, यहाँ पर पेज नंबर 93 इसके टॉप पर देखिए, कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, अगर कोई परेशानी हो, कोई डिफ़िकल्ट वाला टाइम आ गया हो, कोई परेशानी हो, ठीक है, तो उस टाइम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना, ये भी हमारा क्या है, हमारा कर्तव्य है। फिर दूसरा प्रोटेक्ट, मतलब 5वां, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव अवर नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना और उसे इम्प्रूव करने के लिए काम करना। प्रोटेक्ट द मोनूमेंट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो हमारे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं या मोनूमेंट्स हैं उसे भी प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ट्रीट अदर एज अवर इक्वल्स, और दूसरे लोगों के साथ इस तरह से बर्ताव करना, इस तरह से बिहेव करना, इस तरह से बात करना कि वो हमारे बराबर हैं, ना कि इस तरह से कि आप उन्हें सोचें कि हमसे छोटा है या हमसे उम्र या हमसे ये गरीब है या इस तरह से ये काला है, हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम ज़्यादा ये हैं या हम ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो इस तरह से आपको ये सोच कर नहीं बात करनी है किसी से, ऐसे बात करनी है कि वो भी हमारी तरह, वो भी हमारा इंडिया का क्या है, सिटीज़न है, हमारे इंडिया का इंसान है, हमारे इंडिया का क्या है,
इंसान है, हमारे इंडिया का ही सिटीज़न है और वो भी हमारे इंडिया के कंट्री में ही आता है, उसे भी वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मिले हैं जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो भी उसे मिले हैं, तो उसे भी बराबर हक है। तो दूसरों को भी हमें बराबर इक्वली हमें ट्रीट करना है, ठीक है, बिहेव करना है उनके साथ कैसे, बराबरी, बिल्कुल बराबर, जैसे हम अपने आप को समझते हैं वैसे ही उन्हें भी समझना चाहिए। फिर आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की उसने कुछ गाइडलाइंस बनाई है, कुछ गाइडलाइंस लिख दी गई हैं, किसके लिए? गवर्नमेंट्स के लिए। कुछ गाइडलाइंस, कुछ हमारे रूल्स वूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए भी लिखे गए हैं। वो क्या है? दीज डायरेक्शंस और गाइडलाइंस हेल्प द गवर्नमेंट टू फंक्शन इन अ बेटर वे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और यही जो डायरेक्शन है या गाइडलाइंस है ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है किसमें? टू फंक्शन इन अ बेटर वे, कि वो अच्छे से काम कर पाए, किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर पाए, इसके लिए कुछ डायरेक्शंस और गाइडलाइंस बनाई गई हैं, ठीक है। मतलब उसके लिए भी एक तरह से जैसे कह सकते हैं कानून बना दिया गया है कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम करे कि वो पीपल की, लोग बाग की बढ़ोतरी करे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे, इस तरीके से। दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और इन गाइडलाइंस को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर, और उसमें से कुछ है यहाँ पर, जैसे पहला है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोमोटिंग अ सोशल ऑर्डर। क्या? लोगों की प्रमोशन के लिए, क्या? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर के प्रमोशन के लिए, कि लोगों की बहुत बेहतरी के लिए, ठीक है, लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए क्या करना है? बाय प्रोमोटिंग अ सोशल ऑर्डर। टू प्रमोट अ वेलफेयर, एक आपको वेलफेयर प्रमोट करना है, किसके लिए? पीपल के लिए। बाय प्रोमोटिंग अ सोशल ऑर्डर, बाय प्रोमोटिंग अ सोशल ऑर्डर मतलब एक सोशल ऑर्डर जारी करके लोगों की वेलफेयर के लिए आपको प्रमोशन के लिए काम करना है, ठीक है। उसके बाद देयर शुड बी एनफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर एवरी सिटीज़न, हर सिटीज़न जो है, जितने सिटीज़न हैं उसके लिए एनफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब ज़िंदा रहने के लिए, लाइवलीहुड के लिए सारे सामान होने चाहिए, सारे मीन्स होने चाहिए, सारे ज़रिए होने चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। अब मान लो कहीं पर एक इंसान जॉब कर रहा है, तुम उसे जो है कम पैसे दे रहे हो, वहीं जॉब सेम आदमी कर रहा है, उसे जो है जॉब कम दे रहे हो, उसे पैसे ज़्यादा दे रहे हो, या दूसरा जो कर रहा है उसे कम दे रहे हो, तो वहाँ पर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ सैलरी का, पैसों का। तो इस तरह से हर किसी को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसका? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसका? वेल्थ का। वरना अगर कोई अमीर है उसे ही आप अगर पैसे बांटते जाओगे, बैठते जाओगे, उसे ही पैसे देते जाओगे, तो वो अमीर होता जाएगा, गरीब तो गरीब ही होता जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें पैसों का, वेल्थ का, कीमत, हमें दौलत का क्या करना है? फेयर करना है। इनफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, और बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। क्या? ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से है, ये सारा काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। वो क्या करेगी? जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या पैसे नहीं है, या किसी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए सारे तरीके अपनाएगी जिस हिसाब से वो पढ़ पाएँ, जिसके ज़रिए वो स्कूल जा पाएँ, ठीक है। फिर है मेक रूल्स ऑफ टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कमज़ोर सेक्शन है, जो गरीब सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए कानून बनाना है कि वो जो है मजबूत हो जाए, क्या हो जाए? वो भी आगे बढ़कर आए, ठीक है। फिर है इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक वेल्थ, पब्लिक वेल्थ को इम्प्रूव करना, जो पब्लिक वेल्थ है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, और अगर कोई एक कंट्री में, अगर इंडिया की बात करें अगर हम, जैसे तो इंडिया के अंदर किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में एक औरत और एक आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी भी 8 घंटे काम करता है, एक औरत भी 8 घंटे काम करती है, तो ऐसा नहीं है कि आदमी है तो उसे 8,000 दे दिए, औरत को 5,000 दे दिए, नहीं। अगर वो दोनों इक्वल वर्क कर रहे हैं, तो इक्वल पे करना है हमें, इक्वल पैसे देने हैं हमें। ये क्या है? ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर है, गवर्नमेंट को ये चीज़ें क्या करनी पड़ेगी? लागू करनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स की प्रोटेक्शन करना, प्लेसेस की प्रोटेक्शन करना, और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट है या नेशनल इंपॉर्टेंस है उन सब की हिफाजत करना, ठीक है। ये सब किसका काम होता है? ये किसका काम होता है? सब गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है? सब गवर्नमेंट का काम होता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आ जाइए इसकी एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखिए, पहला क्या है हमारा? टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए, नेम द रूल बुक अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज़ गवर्नड। ये करें उस रूल बुक का नाम बताओ जिसके हिसाब से हमारी कंट्री चलाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है हमारे क्या है? कानून की एक किताब है जिसमें सारे कानून लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था, कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। फिर तीसरा है थर्ड, इंडिया इज़ अ मोनार्क या डेमोक्रेसी या नन ऑफ दीज।
तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ मोनार्की कंट्री। तो इंडिया कैसी है? डेमोक्रेसी है, इंडिया के अंदर क्या है? डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो इसका हो गया बी ऑप्शन, थर्ड का बी, डेमोक्रेसी। फोर्थ है डैश इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? अमेंडमेंट, आर्टिकल्स को, या प्रिम्बल। तो हमारा जो प्रिम्बल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है, वो बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो गया? फर्स्ट का हो गया बी, सेकंड का हो गया सी, थर्ड का हो गया हमारा बी, फिर फोर्थ का हो गया हमारा सी। इस पर टिक कर लिया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया है, इसे यूज़ करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया इज़ अ डैश कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया सेकुलर कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री है, या वर्शिप कंट्री है, या गवर्नमेंट कंट्री है। तो इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया सेकुलर कंट्री है। और इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया जो है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हम यहाँ पर कई चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? अभी हम एक साथ करेंगे, इसे पहले सारा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? डैश मीन्स दैट ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट्स। किसका मतलब होता है कि सारे जितने भी लोग हैं उनके पास बराबर का हक है, ये भी हमने बताया था अभी आपको। फिर नेक्स्ट क्या है? एवरी सिटीजन शुड फॉलो द आइडियल्स गिवन इन द डैश। हर किसी को आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए, जो कि किस में दिया है? वो भी मैंने बताया था, किस में दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया है। फोर्थ है हमारा एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू विजिट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। क्या मैंने बताया था? हर किसी के पास ये हक है कि वो किसी भी जगह पर, पूजा की जगह पर, कहीं भी प्लेस, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में जाकर क्या कर सकता है? इबादत कर सकता है। एवरी सिटीजन शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम कंप्लीट। इंडिया इज़ अ डैश कंट्री। तो इंडिया कैसी कंट्री है? अभी मैंने बताया था कैसी है, कैसी है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेकुलर कंट्री। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। तो यहाँ पर आप लिख दिए इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, ठीक है। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री का मैंने क्या बताया था? यहाँ पर देखिए, सेकुलर कंट्री का मैंने बताया था यहाँ पर, सेकुलर किसे कहते हैं? इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सम प्रिंसिपल ऑन दिस रिगार्ड। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है, मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्धिस्ट है, ठीक है। अलग अलग जो है मजहब के लोग रहते हैं। उनके पास ये हक है कि वो अलग अलग मजहब अपना फॉलो कर सकते हैं, अपना अलग अलग मजहब चला सकते हैं, ठीक है। उनके पास ये हक है, तो इसीलिए इंडिया को सेकुलर कंट्री कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? डैश मीन्स ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट्स। किसका मतलब होता है कि बराबर है सबके हक? तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि हर कोई जो है उसके पास बराबर का हक है। तो इंडिया को सोशल कंट्री कहते हैं। क्या? इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री। इंडिया इज़ अ सोशल कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री। तो यहाँ लिखेंगे हम सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म। फिर थर्ड है एवरी सिटीजन शुड फॉलो द आइडियाज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर सिटीजन को सारे आइडियल फॉलो करने चाहिए जो कि किस में गिवन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, पहला सेकुलर, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फोर्थ है एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू विजिट एनी प्लेस ऑफ। हर किसी के पास ये हक है कि वो किसी भी प्लेस में जा सकता है। क्या? टू विजिट एनी प्लेस ऑफ, क्या? टू विजिट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। किसी भी इबादत गाह में जा सकता है अपनी इबादत करने के लिए, किसी भी जगह पर जा सकता है वो प्रेयर करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए। उसकी मर्ज़ी है, वो मंदिर जाए, मस्जिद जाए, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन का क्या है? इंडियन सिटीज़न है, तो उसकी मर्ज़ी है, उसे यह हक दिया गया है। एवरी सिटीज़न शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। हर किसी, जितने भी सिटीज़न हैं उसे क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। किसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए? गवर्नमेंट के साथ। तो GOVERN, गवर्न, फिर उसके बाद मेंट, गवर्नमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा गवर्नमेंट। पहले में क्या लिखेंगे आप? सेकुलर, दूसरे में सोशलिज्म, तीसरे में कॉन्स्टिट्यूशन, चौथे में वर्शिप, पाँचवें में गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद आ जाइए बच्चों ट्रू फॉल्स पे। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें ट्रू फॉल्स करने हैं, तो पहले हमें ट्रू के लिए T लिखना है, जितने भी फॉल्स स्टेटमेंट है उसके लिए हमें F लिखना है। तो पहला क्या है? इंडिया इज़ अ डिक्टेटर कंट्री। ये कह रहे हैं इंडिया जो है वो डिक्टेटर कंट्री है, तो डिक्टेटर कंट्री नहीं है इंडिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। डिक्टेटरशिप क्या होती है? जहाँ पर जो है एक रूलर हो, एक आदमी हो जो कि आपको ज़बरदस्ती हुकूमत कर रहा हो, ठीक है, कोई वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो ये क्या हो गया? इंडिया इज़ अ डिक्टेटर कंट्री कह रहे हैं, मगर इंडिया डिक्टेटर कंट्री नहीं है। क्या है? इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। सेकंड क्या है? वी शुड ट्रीट ईच अदर एज इक्वल। ये कह रहे हैं हमें हर किसी को बराबर के तौर पर इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए, बराबर मानना चाहिए, तो बिल्कुल ट्रू है ये, यहाँ पर T लिख दिए। थर्ड, वी शुड नॉट फॉलो द आइडियल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आइडियल्स दिए हमें वो फॉलो नहीं करने चाहिए, तो ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आइडियल्स हैं, जितने भी कानून बने हैं, हमें वो फॉलो करने चाहिए, और ये क्या कह रहे हैं? नहीं करने चाहिए, तो ये क्या हो गया? फॉल्स।
फोर्थ, वी शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये कह रहे हैं हमें जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए? यस। अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा ही एनवायरनमेंट ख़राब होगा, ठीक है, इधर उधर टूटा फूटा सा पड़ा होगा, बुरा लगेगा। कोई बाहर से अगर घूमने आएगा तो वो भी कहेगा कि कितना गंदा शहर है, कितनी गंदी जगह है। तो हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्रू। फिफ्थ, अ पर्सन हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 15 ईयर्स हैज़ द राइट टू वोट, ये कह रहे हैं वो इंसान जो 15 साल का हो चुका है उसे वोट देने का हक है। तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाएगा वो वोट नहीं दे सकता किसी को, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। पहला क्या हो गया? फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू, पांचवा फॉल्स, यानी फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग्स पर। मैच द फॉलोइंग में देखिए कॉलम ए कॉलम बी दिया है और यहाँ पर आपको कुछ 1 2 3 4 करके यहाँ पर राइट्स कुछ दिए हैं, यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर दिए हैं, सही। तो राइट टू इक्वलिटी किस में बताया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारा, ये प्रेम्बल है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो राइट टू इक्वलिटी क्या है हमारा? राइट टू इक्वलिटी मैंने यहाँ पर अभी बताया था आपको, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर। राइट टू इक्वलिटी क्या है हमारा? ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। तो राइट टू इक्वलिटी क्या हो गया हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। तो इसका हो गया पहला, तीसरे के आगे लिख दिए 1, ठीक है, यहाँ लिख दिए आप 1। ये क्या है हमारा? फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल राइट है। फिर है ओबे द लॉज ऑफ कंट्री, हमें कंट्री के लॉ को, कानून को क्या करना है? ओबे करना है। ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या बताया था? फंडामेंटल ड्यूटी था। ये क्या था? फंडामेंटल ड्यूटी था। देखो फंडामेंटल ड्यूटी में दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए फंडामेंटल ड्यूटी में, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में फॉलो द आइडियाज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी आइडियाज़ गिवन हैं उसे हमें फॉलो करना है। तो ये किसके अंदर दिया है? ये किसके अंदर दिया है? हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? क्या हो गया? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट टू इक्वलिटी हमारा हो गया फंडामेंटल राइट, और ओबे द लॉज ऑफ कंट्री ये किस में हो गया हमारा? फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये ओबे द लॉज ऑफ कंट्री मतलब कंट्री के लॉज को हमें फॉलो करना है। तो ये हमारा ही काम तो हुआ, हमारी ड्यूटी तो हुई, हमारी कर्तव्य तो हुआ, तो यही हो गया फंडामेंटल ड्यूटी। फिर है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्या? ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये क्या है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब जितना काम करेगा उतना उसे पैसा मिलेगा, ठीक है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, मैंने बताया था। तो ये क्या हो गया? थर्ड। फिर है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन अब किसे कहते हैं? प्रीएम्बल को कहते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा। तो आप पहले को इससे मिला लिए थर्ड से, फंडामेंटल राइट से, दूसरे को मिलाइए आप चौथे से, फंडामेंटल ड्यूटी से, तीसरे को मिलाइए आप फर्स्ट से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, चौथे को मिलाइए फिर आप सेकंड से, प्रीएम्बल से, ठीक है। ये मैच करने के बाद बच्चों नेक्स्ट पेज पर आइए, यहाँ पर आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें पता है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हमें किस में करना होता है? हमें ये करना होता है कॉपी में। तो ये वाली एक्सरसाइज हम करेंगे कॉपी में, बाकी सब जितना भी मैंने अभी आपको कराया है वो सब बुक में, ये वाली हमें कॉपी में करनी है। तो मैंने ये बच्चों कॉपी में ऑलरेडी आपके लिए कर रखा है, तो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर शो कर दूंगा, ठीक है। क्या करूँगा? इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं शो कर देता हूँ, तो उसे आप कॉपी में से देख कर लिए। तो इस हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर क्या है? आवर गोल्स राइट्स एंड ड्यूटीज़। चैप्टर का नाम क्या है? आवर गोल्स राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो ये मैंने देखिए ऑलरेडी कर रखा है। मैंने ये पेंसिल से नहीं करा है क्योंकि आपको साफ नज़र आए इसलिए, मगर आपको ये पेंसिल से ही करना है सारा काम। सबसे पहले क्या करेंगे? पार्ट 15 लिखेंगे क्योंकि हमारा पार्ट 15 है। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर चैप्टर 15 लिखेंगे, चैप्टर का नाम, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, पहले पार्ट 15, फिर यहाँ पर चैप्टर 15, पार्ट कौन सा है? 15 है, पार्ट 15 लिख दिया मैंने। चैप्टर कौन सा है? 15 है, तो 15 लिख दिया यहाँ पर। चैप्टर का नाम आवर गोल्स कॉमा राइट्स एंड ड्यूटीज़। फिर उसके बाद तीनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया। फिर एक लाइन छोड़ के लिखूंगा मैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस मैंने हेडिंग लिखी है बच्चों, ये हेडिंग है हमारी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, मैंने लिख लिए, देखिए यहाँ पर हेडिंग आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है पहले बुक में देखेंगे। हाउ डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू इफेक्ट। ये कह रहे हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों वो इफेक्ट में कैसे आया, ठीक है, उसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ, यूज़ कैसे शुरू हुआ, वो हमारा लागू कैसे हुआ। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले उतार लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इफेक्ट में आया। एक लाइन छोड़ के आंसर लिखेंगे। आंसर फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया था। कब? 26 नवंबर और 1949 में, 1949 में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या किया गया था? अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, और फिर 26 जनवरी को 1950 में क्या हुआ? इफेक्ट में लाया गया, मतलब उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। अडॉप्ट किया था 26 नवंबर को और फिर लाया गया, लागू कब किया गया? 26 जनवरी को,
ठीक है, विद आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, किसके साथ, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम के साथ, कॉमा कंप्लीटिंग द कंट्रीज ट्रांजिशन टूवर्ड्स बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। क्या कंप्लीट किया था, कंप्लीटिंग द कंट्रीज ट्रांजिशन, कंप्लीटिंग द कंट्रीज ट्रांजिशन, जो कंट्री का ट्रांजिशन है उसे कंप्लीट करके टूवर्ड्स बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, किस लिए, कि हम इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्री बन जाएं, इसके लिए सारा काम किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को 1949 को, और फिर उसे लागू किया गया, इफेक्ट में लाया गया 26 जनवरी को 1950 में। ठीक है, तो यहाँ से लेकर हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। आंसर नंबर फर्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर पूरा रिपब्लिक तक, द कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर पूरा रिपब्लिक तक। ठीक है, यहाँ तक आंसर होगा आपका, यहाँ तक ये पूरा आपका आंसर है। थोड़े बड़े बड़े आंसर होंगे इसके, मगर आपको ये पूरे करने हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले बुक में देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कॉपी में। हाउ इज़ इंडिया अ सोशलिस्ट कंट्री, क्या इंडिया जो है वो सोशलिस्ट कंट्री कैसे है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ उतार लिया है, हाउ इज़ इंडिया अ सोशलिस्ट कंट्री। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन छोड़ के आंसर लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया, फिर एक लाइन छोड़ी, आंसर लिखा। आंसर 2, एज सोशलिस्ट मीन्स दैट ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट्स, सो इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री। ठीक है, जैसे कि सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सबके पास बराबर का हक है, तो जैसे कि हमारे इंडिया में भी सबको बराबर का हक दिया जाता है, इसीलिए हम इंडिया को क्या कहते हैं, सो इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट, आई थिंक यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, तो यहाँ पर इफेक्ट हटा के हमें क्या लिख देना है, कंट्री लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सोशलिस्ट कंट्री लिख दिए, यहाँ पर कंट्री कर दिए, सोशलिस्ट कंट्री, इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा देखिए, यहाँ से देखिए, एज सोशलिस्ट मीन्स दैट ऑल द पीपल, क्या, एज सोशलिस्ट मीन्स दैट ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट्स, सो इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री, सो इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री। ठीक है, आपका अगर कंट्री वहीं पर आ जाए तो वहीं पर लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखिए, क्वेश्चन 3 क्या है, वाई आर फंडामेंटल राइट्स एसेंशियल, नेम देम। ये कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी क्यों है, उसके नाम बताइए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी है और उसके नाम बताइए। ठीक है, उसके नाम बताने हैं हमें। तो यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन उतारा, वाई आर फंडामेंटल राइट्स एसेंशियल, नेम देम। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ी, आंसर लिखा। आंसर 3, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द लाइबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट एनी इन्वेजन बाय द स्टेट। किसी भी तरह का स्टेट के जरिए अगर कोई भी तरह का इन्वेजन हो रहा है, दखल अंदाजी हो रही है, ठीक है, उसके खिलाफ जो है सिटीजन को बचाने के लिए, उसकी लाइबर्टीज़ को, उसके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, इसलिए एक तो ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा, प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑथोरिटेरियन एंड डिक्टेरियल रूल, और कोई भी अथॉरिटी या कोई भी डिक्टेटर ना आके हम पर हुकूमत करने लगे, इसके लिए भी हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, अब यहाँ पर कुछ बताए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के नाम। पहला है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद कॉमा एक्सेट्रा। ठीक है तो बहुत सारे, मैंने 3 ही लिखवाए हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आंसर कहाँ से है इसका, तीसरे का, यहाँ से। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट एनी इन्वेजन बाय द स्टेट, prevent the establishment of the authoritarian and dictatorial rule in the country. Some of them are as follows. कौन से हैं, यहाँ पर है some of them are as follows, मतलब कुछ उनमें से ये हैं। यहाँ तक आंसर हो गया, यहाँ तक आंसर हो गया। ये पूछा था ना क्यों ज़रूरी है, तो उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर इन्होंने कुछ नाम पूछे तो यहाँ पर कुछ नाम दिए मैंने, 1 2 3 नाम दिए। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर नंबर 3, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक्सेट्रा तक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले बुक में देखेंगे। व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड सिटीज़न, एक गुड सिटीज़न की, अच्छे नागरिक की क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। नेम एनी 4 है, यहाँ पर मैंने नेम एनी 2 कर दिया है, क्योंकि 4 लिखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिखे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने 2 लिखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ गुड सिटीज़न, नेम एनी 4। ठीक है, 4 पूछे इन्होंने तो मैंने 2 लिखे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज कर लिए। नेम एनी 4 हटा के क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख दिए। मैंने कितने लिखे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं 2 लिखे मैंने, 1 2 लिखे हैं मैंने, तो हम कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर कर दिए नेम एनी 2। क्वेश्चन को हमने बदल दिया है, हमने क्वेश्चन को कर दिया नेम एनी 2, मतलब किसी 2 के नाम बताइए। पहले ही 4 पूछ रहे थे, हम 2 के बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आंसर। तो आंसर नंबर 4, पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है ये बताएंगे। सम सेट ऑफ ड्यूटीज़ ऑल्सो गिवन टू अस बाय द, क्या, सम सेट ऑफ ड्यूटीज़ ऑल्सो गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देखिए, सम सेट ऑफ ड्यूटीज़ ऑल्सो गिवन टू अस बाय द के बाद बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और हमें इन्हें क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। सम ऑफ देम आर, उसमें से कुछ क्या है, पहला है फॉलो द आइडियल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आइडियल्स हैं, जो कानून है उसे फॉलो करना। दूसरा काम क्या है हमारा, नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की इज्जत करना। ठीक है, उसके बाद एक्सेट्रा। 2 बताए मैंने, तो 2 की मैंने पूछे हैं क्वेश्चन में भी।
ठीक है, क्वेश्चन में भी हमने बदल दिया है, क्वेश्चन हमने क्या कर दिया है, नेम एनी टू, यानी किसी दो के नाम बताओ। तो आंसर नंबर 4, पहले क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक उतार लिए और आंसर नंबर 4 लिखिए, सम सेट ऑफ ड्यूटीज ऑल्सो गिवन टू अस बाय द Constitution of India, these are called fundamental duties. Some of them are follow the ideas given in the Constitution, full stop। दूसरा क्या है, respect the national flag and the national anthem, full stop। उसके बाद एक्सेट्रा। ये हो गया आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, पहले यहाँ हमने लिख रखा है मगर पहले बुक में देखिए, व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नेम एनी 4। ये कह रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं, किसी 4 के नाम बताइए। आई मीन नेम एनी 5 लिखा है यहाँ पर, हमने कर दिया नेम एनी 2। ठीक है, इसमें भी 2 कर दिया, इसमें भी 2 कर दिया है। हम यहाँ पर, इन्होंने 5 पूछे हैं, हम यहाँ पर 2 कर देंगे। क्वेश्चन में बदल दिए, क्वेश्चन में लिख दिए नेम एनी 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, नेम एनी 2, मतलब किसी 2 के नाम बताने हैं। ठीक है, तो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है ये बताएंगे हम। तो यहाँ पर लिख लिए आंसर 5, कौन सा है आंसर, ये आंसर 5। आंसर 5 हमने क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सम ऑफ देम आर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दूसरा इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक वेल्थ, कॉमा एक्सेट्रा। हमने 2 बताए हैं, तो आंसर में क्या लिखेंगे, नेम एनी 2। आई मीन क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, नेम एनी 2। ठीक है, क्वेश्चन में 5 पूछे थे, हमने 2 कर दिए, क्वेश्चन में बदल दिया है। तो यहाँ तक हो गया हमारा आंसर 5 कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इसकी। और अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ। ये हमने कंप्लीट कर लिया, हमने कॉपी में बताया था आपको कॉपी में करना है, ये आपको कॉपी में करना है। बाकी ये सारी एक्सरसाइज जितनी भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आई मीन टेक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम, ये किस में करना है, ये बुक में ही रहने देना है। ठीक है, चलिए इसके कंटेंट पे आइए, जल्दी से कंटेंट पे आइए स्टूडेंट्स। और ये देखिए आज हमने करा है चैप्टर नंबर 15, पार्ट नंबर 15 में कंप्लीट। अब हमारा क्या रह गया है, चैप्टर नंबर 16 रह गया, ये हम करेंगे पार्ट नंबर 16 में नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। हमारे कितने चैप्टर हो गए, 3 हो गए, 13, 14, 15 हो गए, 16 एक लास्ट बचा है, उसके बाद हमारा एनुअल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।